अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम आपकी सेहत लाइव में आपका खैर मकदम है। मैं अतहर खान। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है डॉक्टर के सुधीर रेड्डी साहब, जो ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं दक्कन हॉस्पिटल, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद पे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं हमारे स्टूडियोज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप आए और हमारे साथ जो है स्पेशली नी रिप्लेसमेंट पे जो है हम आज बात करेंगे। और कॉलर्स, आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर है। अगर कोई सवाल है हमारे डॉक्टर सुधीर रेड्डी साहब से तो प्लीज़ कॉल करें और पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब ये है कि हम भी जानना चाहते हैं, हमारे नाजरीन भी जानना चाहते हैं कि ये आर्थराइटिस जो है किसे कहते हैं और ये क्या होती है। Okay, good afternoon everybody. Basically arthritis, arthra means joint, itis means damage, inflammation. तो कोई भी तरफ का जॉइंट को जो डैमेज होता है उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। अगर लेमन वर्ड में बोलना जाएगा तो ये जॉइंट का कोटिंग कार्टिलेज होता है। जब ये कार्टिलेज घिसना शुरू होता है जॉइंट के अंदर, जो नॉर्मल रहता है उसको आर्थराइटिस कहते हैं हम। आप इन जनरल 100 में से 95% से ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होता है। उसमें कई तरक्कियाँ है, बट 95% से ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब ये है, ये जनरली उम्र के हिसाब से और यूज़ के हिसाब से ग्रेजुअली धीरे धीरे, जैसा मशीन का कोई भी पार्ट घिसता है वैसा ये भी जॉइंट का कार्टिलेज घिसना शुरू होता है। वो भी लेट उम्र में होता है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। कुछ लोगों में, 100 में 2-3 लोगों में जनरली कुछ और बीमारी के वजह से, रोमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट या सोरियाटिक आर्थराइटिस, जिसमें एक्चुअल डिसीज है, एक्चुअली इम्यूनिटी में थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जॉइंट डैमेज होता है, उसको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं। तो 95% ऑस्टियोआर्थराइटिस जो उम्र के हिसाब से ग्रेजुअली घिसता है, ठीक है, और 3-4% जो एक्चुअल बीमारी है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं। जो कार्टिलेज बता रहे हैं, जो बोन भी नहीं होती है, सेमी हार्ड जो होता है, लोग जानते हैं जो मांस मच्छी खाते हैं, तो वो कहाँ पे पाई जाती है आमतौर पे? वेयर एग्जैक्टली इज लोकेटेड? कोई भी जॉइंट के अंदर नॉर्मली बोन नहीं होता है। जो बोन एंड जो जॉइंट में होता है वो पूरा कार्टिलेज से कवर होता है। सो एंड ऑफ द बोन का आखिर में जॉइंट के अंदर जो बोन पार्ट होता है वो पूरा एक लेयर ऑफ कार्टिलेज से कवर होता है। जनरली 3-4 मिलीमीटर थिकनेस होता है वो कार्टिलेज लेयर, लाइक ए कुशन। तो नॉर्मली जॉइंट के अंदर बोन एक्सपोज ही नहीं होता है, सिर्फ कार्टिलेज होता है जॉइंट के अंदर। डॉक्टर साहब, जो आर्थराइटिस है, क्या ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? इज इट ए बिग प्रॉब्लम? यस, आप वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे तो एक ज़माना में ऐसा था, अभी भी इंडिया में भी देख रहे हैं हम, एक ज़माने में मोस्ट ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स कम्युनिकेबल डिसीजेस थे। मतलब इन्फेक्शंस, मलेरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, डायरिया हो गया, प्लेग हो गया। वेस्ट में भी ऐसा ही था पहले, ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग वगैरह मेजर था। बट आजकल का ज़माने में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हर जगह कम्युनिकेबल डिसीजेस को हम कंट्रोल कर पाए, बट लाइफस्टाइल डिसीजेस ज़्यादा होने लग गया। चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो, क्योंकि लोग लंबा जीने लग गए, लोगों का लाइफस्टाइल बदलने लग गया और कम्युनिकेबल डिसीज को हम कंट्रोल कर पाए। तो आर्थराइटिस कितना बड़ा प्रॉब्लम है देखेंगे तो आजकल वर्ल्ड में खास बात इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में नंबर 1 प्रॉब्लम है आर्थराइटिस। दिस इज प्रूवन, दिस इज स्टडीड। नंबर 2 उसके बाद आता है डायबिटीज, नंबर 3 आता है कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हार्ट डिसीज। अगर 60 इयर्स का उम्र का ऊपर लोगों को देखेंगे तो उनमें 40% लोगों को आर्थराइटिस है। ओवरऑल पॉपुलेशन में देखेंगे तो आपको लगभग 10% लोगों को आर्थराइटिस है, और कोई बीमारी इतना नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस जो है, क्या ये क्यूरेबल है या नहीं? हाँ, ये आर्थराइटिस, ये कार्टिलेज एक पेक्यूलियर स्पेशल टिश्यू है। कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई नहीं होता है बॉडी में। कोई भी बॉडी पार्ट को जो ब्लड सप्लाई नहीं होता है वो ग्रो नहीं हो सकता है दोबारा। और मान लीजिए हमको चमड़ा निकल गया, चमड़ा को ब्लड सप्लाई है, ब्लीडिंग होता है तो फिर दोबारा उग जाता है, कवर हो जाता है। बोन टूट गया, अंदर ब्लीडिंग होता है, फिर होता है।
कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई नहीं होता है, इसलिए कार्टिलेज जो घिसता वो दोबारा नहीं आता है। हमारे पास एक ही रास्ता है, जो कार्टिलेज बचा हुआ उसको बचा के रखना है। जो कार्टिलेज घिस गया उसको किसी भी तरीका से वापस नहीं ला सकते। तो जो पेशेंट्स जिनको सीवियर आर्थराइटिस है, क्या वो लाइफ लॉन्ग जो है सफर होना है या उनके लिए कोई ऑप्शंस है? यस, एक ज़माने में ऐसा ही था, जो पुराना ज़माना में हमारा को भी याद होगा, कई लोग विलेजेस में जिन लोगों का घुटना वगैरह घिस गया वो लोग लगभग बेड रिडन हो जाते थे, कोई काम कर नहीं पा सकता था, मौत तक बराबर बेड में ही रहते थे। बट आजकल कई तरीका है, इन सब में मोस्ट नोटेबल और आर्थराइटिस का सबसे ज़्यादा मोस्ट एडवांस सर्जरी है कॉल्ड नी रिप्लेसमेंट। डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट को कंटिन्यू करते हैं। कॉलर मौजूद है हमारे साथ। ठीक। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं माहिर बोल रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है आपका, पूछिए आप डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब से एक सवाल था कि एज डॉक्टर साहब वाज डिस्कसिंग अबाउट आर्थराइटिस, वेरियस टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, मेरा सवाल ये था कि इज देयर एनी प्रिवेंटिव मेजर जो यंग एज से यूज आदमी उस चीज को इस्तेमाल करने लगे, तो ही मे नॉट फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ आर्थराइटिस आफ्टर द एज ऑफ 40, 45, 50? यस, ऐसे कोई है प्रिवेंटिव मेजर? यस यस, जनरली ऐसा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑल्दो कोई भी आदमी पूरा 100% उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि जैसा मशीन का पार्ट घिस जाता है वैसा अगर हम सब लोग 100 ईयर्स रहेंगे तो हम सब लोगों को शायद धीरे धीरे घिस जाएगा, लेकिन उसका कुछ रिस्क फैक्टर्स है, जैसा वजन ज़्यादा होना है, हाँ? और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर का है छोटे उम्र में या यंग एज में कभी चोट लगना घुटने को, प्लस उसको एक अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज नहीं मिलना है। जिनको बहुत कम एक्सरसाइज है या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है, स्पोर्ट्स इंजरीज वगैरह है या बहुत ही ज़्यादा सीवियर फिजिकल काम कर रहा है, उनको भी ज़्यादा घिसेगा। जो बिल्कुल कुर्सी में बैठा है, रोज़ एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज नहीं है, उनको भी ज़्यादा घिसेगा। इसीलिए जो आदमी जो उनका वजन ठीक लेवल पे मेंटेन करता है, जो रेगुलर नॉन इम्पैक्ट एक्सरसाइज मतलब वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग या साइकिलिंग या स्विमिंग जैसा नॉन इम्पैक्ट एक्सरसाइज करता और बिना इंजरीज उनको घुटनों को, हिप्स को प्रोटेक्ट करता, उनको जनरली आर्थराइटिस आने का चांस कम है और काफ़ी साल तक उनको शायद उससे सफ़र करना नहीं पड़ेगा। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करते हैं। सर, जब आप जो पेशेंट जिनको सीवियर आर्थराइटिस है, क्या उनके लिए ये एक ही ऑप्शन है कि जो है नी रिप्लेसमेंट या कोई अदर ऑप्शन? यस, जब तक वो पूरा घिस नहीं गया, जब तक थोड़ा बहुत कार्टिलेज बचा है, तब तक कई चीज़ कर सकते। देर आर कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो कार्टिलेज को स्ट्रेंथन करने का, कुछ इंजेक्शंस है कार्टिलेज को थोड़ा जो है उसको थोड़ा मजबूत करने का, फ्रिक्शन कम करने का, ये सब कर सकते हैं। कई बार बोन रीअलाइनमेंट सर्जरी से, बट जिनका घिस जाता है उसमें कार्टिलेज दोबारा नहीं आता, उसको कुछ भी करेंगे वो पेन नहीं कम होता है। तो जो जिनमें सीवियर आर्थराइटिस पूरा घिस गया उनको जनरली नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। द ओनली अदर ऑप्शन ये है कि जैसा वो रह रहे हैं, टैबलेट्स लेके, घूमना कम करके, वैसा ही मैनेज करना। इसकी सक्सेस रेट क्या है डॉक्टर साहब आमतौर पे? ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी पेशेंट्स लोगों में, काफ़ी लोगों में, जनरल पब्लिक में काफ़ी डाउट है इसके ऊपर। ये हमारा जो इनके बारे में जानते हैं, हमारा मेडिकल फील्ड में, एंटायर मेडिकल फ्रेटर्निटी में, इट इज़ नोन एज द मोस्ट सक्सेसफुल मेडिकल इंटरवेंशन एवर डेवलप्ड इन एनी मेडिकल फील्ड। कोई भी मेडिकल फील्ड में लेगा, इतना सक्सेसफुल इंटरवेंशन नहीं है। ये इसलिए है, और इसका रिजल्ट्स मेरे से नहीं, दूसरा सर्जन से नहीं सुनने की जरूरत नहीं। कुछ कंट्रीज में लाइक स्वीडन, नॉर्वेजियन, डैनिश रजिस्ट्री, नाउ यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑल दिस कंट्रीज, इनमें ये है बाय लॉ कोई भी नी रिप्लेसमेंट हम करते हैं, जब मैं नी रिप्लेसमेंट करता हूँ यूनाइटेड किंगडम में, मेरे को फॉर्म भरना पड़ता है एट द एंड ऑफ सर्जरी। वो फॉर्म एक इंडिपेंडेंट ऑफिस को इमीडिएटली जाता है। वो इंडिपेंडेंट ऑफिस जॉइंट रजिस्ट्री बोलते हैं। ये जॉइंट रजिस्ट्री वाले हर साल हर पेशेंट को जो भी नी रिप्लेसमेंट हुआ उनको हर साल फ़ोन करके या बुला के देखते हैं। आपको 10 साल पहले नी रिप्लेसमेंट हुआ, आप
कैसे? कितना काम कर रहा है? आप 1 मील चल नहीं पा रहे, हाँ, 2 फ्लाइट सीढ़ियाँ चढ़ पा रहा है, कोई दवाइयाँ इस्तेमाल करना पड़ रहा है, या कितना लोगों का ऑपरेशन करना? तो मॉनिटर करते हैं डॉक्टर साहब। एक कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। I'll continue with this. तो ये लोग हर ईयर नी रिप्लेसमेंट जो एंटायर कंट्री में हर हॉस्पिटल, हर सर्जन का नी रिप्लेसमेंट्स को पब्लिश करते नाउ, लाइक स्वीडिश ऑर्थोप्लास्टी पब्लिश करता है। 20 साल पहले नी रिप्लेसमेंट किया हुआ 1 लाख हुआ कंट्री में। आज कितना सक्सेसफुल है उनका हिसाब से, ऑल रजिस्ट्री के हिसाब से जनरली इनिशियली 99% सक्सेस होता है। वो 10 साल के बाद 96-97% फिर भी रहता है, 15 साल के बाद अबाउट 94% फिर भी रहता है, और 20 साल में 90% सक्सेस फिर भी रहता है। तो एक बार कराने के बाद लगभग आपको फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ये लाइफ टाइम में दोबारा कुछ फेल्यूर का या दोबारा कराने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह से यू स्टडीड इन यूके एंड प्रैक्टिस्ड इन यूके एंड नाउ आप हैदराबाद में जो है दक्कन हॉस्पिटल में सर्व कर रहे हैं कम्युनिटी को, हमारी हैदराबाद की, एंड जो भी यहाँ आके आपसे इलाज लेना चाहते हैं। तो ये हाउ वाइडली इट इज बीइंग डन, जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज है आमतौर पे कैसे हो रही है? ये आप शायद कई लोगों को डाउट होता है, क्योंकि कई लोग कुछ काफ़ी अग्रेसिवली उसको मार्केट भी करते हैं। क्या ये ज़्यादा कर रहा है क्या? हमारा देश में ज़्यादा बेहतर, क्योंकि हमारा देश में प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा है। बट मैं यूके में 8 साल था। यूके में इवन द स्मॉलेस्ट हॉस्पिटल में द मोस्ट कॉमनली डन सर्जरी नी रिप्लेसमेंट ही है। एक कॉलर मौजूद है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? मैं अमीरपेट से बात कर रहे हैं हम। जी जी। सुहेर की वालिदा हूँ। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मेरे बेटे को नी में, लेफ्ट नी में दर्द होता, आज से 5 इयर्स बैक है। पहले उसको कुछ माल लगा था। अच्छा। हाँ, तब से जो सो उसका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन अब फिर बार बार ऐसे उन्हें दर्द। क्या इसका क्या इलाज है? ये है लड़के की उम्र 11 साल है। 11 साल है, ओके। 11 साल। डॉक्टर साहब से जरा बात करवा। अच्छा, 11 साल का उम्र में बहुत अनलाइकली है उनको आर्थराइटिस है। जब चोट लगता है घुटने में पेन को, सिर्फ आर्थराइटिस एक ही कारण नहीं होता है, कई बार कई कारण होता है। छोटा सा घुटने में कुछ लिगामेंट्स होते हैं, कुछ शॉक अब्जॉर्बर जैसा, वॉशर जैसा, मेनिस्कस बोलते हैं, मास जैसा, वो सब होते हैं। कई बार जनरली यंग पीपल में इंजरी के बाद, कोई चोट लगने के बाद जनरली आर्थराइटिस से ज़्यादा ये लिगामेंट टूटना या मेनिस्कस टूट के वो दोनों जोड़ में दोनों बोन्स के बीच में आना, ये तरफ का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो शायद आपका बेटा का आर्थराइटिस नहीं होगा, शायद ये प्रॉब्लम होगा स्पेसिफिक लिगामेंट या मेनिस्कस का इंजरी, जिसका काफ़ी आसान तरीका है की होल सर्जरी करके उसको डायग्नोज करके जो है उसको निकालने का या स्मूथन आउट करने का तरीका है। सिर्फ उनको देखने के बाद ही पता कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं निजामाबाद से बोल रही हूँ। मेरा नाम जोहा है। जी जोहा बहन, आप पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा 3 साल का लड़का है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो एबनॉर्मल है। वो उसको अगर कुछ अच्छी एक्सरसाइज वगैरह या कुछ तो भी बताइए, डॉक्टर सबको बताना था। वो भी बात नहीं कर पा रहा और चल रहा भी नहीं। 3 साल का? 3 साल, 3 इयर्स राइट? हाँ, 3 इयर्स प्लस 4 मंथ। हाँ, चल नहीं पा रहा है। हाँ, बात भी नहीं कर पा रहा, चल रहा भी नहीं। अच्छा, इनका मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम यही होगा बर्थ के दौरान, या जब बच्चा मदर का पेट में होता है तब उनका शायद ब्रेन के किसी तरह ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन कम सप्लाई होने की वजह से जनरली थोड़ा डैमेज होता है। उसको सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। कई लोगों को जब मदर का पेट में होता है तब होता है, कई लोगों को डिलीवरी का टाइम होता है या इमीडिएटली डिलीवरी का टाइम पे होता है। तो जितना डैमेज है उसके हिसाब से कुछ मजिल्स काम नहीं करते और ब्रेन का डेवलपमेंट भी थोड़ा स्लो होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं डेवलपमेंट होगा। कई लोगों को डेवलपमेंट स्लो होता है बट एवेंचुअली धीरे धीरे पिकअप करते हैं। धीरे धीरे उनका जो बच्चा जो नॉर्मल बच्चा 10 साल में कर पाता है, ये शायद 15 साल में कर पाएगा। जनरली थोड़ा स्लो हो सकता है। कई लोगों में सिवियरिटी के हिसाब से अगर काफ़ी सिवियर डैमेज होगा
तो शायद प्रॉब्लम भी हो सकता है, बट वो इंडिविजुअल को असेस करके उसके हिसाब से एक्सरसाइज रेजिम तैयार करना पड़ेगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत? डॉक्टर साहब हाँ जी बोलिए। डॉक्टर साहब मेरे को नी पेन एक 10 साल से है डॉक्टर साहब। सही इलाज कराया, अब तक उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और वो डॉक्टरों से मैं केयर डॉक्टर, केयर हॉस्पिटल और निम्स में पूछे तो ऑपरेशन से दूसरा इलाज कुछ भी नहीं है, तो सर्जरी के लिए लिख के दिए थी। तो मैं ऑपरेशन। एक और कॉलर भी मौजूद है हमारे साथ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं भाई? मैं अबू धाबी से बात कर रहा हूँ सर। मेरा नाम हुसैन है। जी हुसैन साहब, पूछिए क्या सवाल। अपने वालिद साहब का एज उम्र 60 ईयर्स है। जी। क्या उन्हें ऑपरेशन करा सकते क्या, आर्थराइटिस ऑपरेशन? बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्दो ये उम्र का बड़ा क्वेश्चन है, जनरली बोलते 50 साल से लेके 80 साल तक कर सकते हैं, बट वाकई में इनका कोई उम्र नहीं। हम जो पेशेंट्स को किए, हम 16 साल से लेके 92 ईयर्स तक करे हैं, क्योंकि जिस पेशेंट को सीवियर आर्थराइटिस है, जो चलने का बड़ा मुश्किल हो रहा है और उम्मीद है ये और 4-5 साल कम से कम चलने का लायक है, उनको ज़रूर हम सजेस्ट करते हैं। जो जनरली मोस्ट कॉमन एज ही 60 to 70 होता है। तो आपके वालिद साहब का उम्र तो काफ़ी राइट उम्र है, बट जनरली अगर उनका पूरा घिस गया और काफ़ी दिक्कत हो रहा है तो तब राइट कैंडिडेट है। इससे पहले के कॉलर का जो नी पेन का कुछ सवाल था उनका, हाँ, कि भाई उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, सर्जरी उनका इज द ओनली ऑप्शन या कुछ और? अगर उनका एक्सरे में वगैरह में काफ़ी पूरा घिस गया हो और वो कम से कम 6 महीना काफ़ी चीज़ इस्तेमाल किया और कोई बेनिफिट नहीं है, ये कंटिन्यू डे टू डे प्रॉब्लम हो गया, तब जनरली नी रिप्लेसमेंट ही राइट ऑप्शन है। इससे एक और सवाल पैदा होता है डॉक्टर साहब के, आमतौर पे जो है हमारे मुल्क में या इंटरनेशनल लेवल में भी जो है जो ये मिसयूज्ड एक्सप्लॉइटेशन या जो है ना, क्या कैसे डिसाइड करना चाहिए पेशेंट को कि भाई दिस इज द ओनली ऑप्शन कि भाई अभी नी रिप्लेसमेंट? एक ये है, जनरली कम से कम 6 महीना उसको पेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 2 हफ्ता में पेन हो गया उसको नी रिप्लेसमेंट करे। हाँ, सेकंड, पेशेंट शुड हैव ट्राइड कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मतलब कुछ दवाइयाँ, कुछ फिजियोथेरेपी और कुछ प्रिकॉशंस, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कम से कम 3 to 6 मंथ्स ट्राई करना चाहिए। उसके साथ ये फेल होने के बाद ही कंसिडर कर सकता। तीसरा, उनका क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ एक्सरे में भी पूरा घिसा होना चाहिए। जॉइंट जो एक्सरे में बोन्स के बीच में स्पेस दिखता है वो पूरा घिसना चाहिए। उसके बाद ये लाइफस्टाइल सर्जरी है, ये ऐसा नहीं है कि अर्जेंट है, इमरजेंसी है, तो 2-3 लोगों से ओपिनियन लेना चाहिए, तभी सर्जरी के तरफ कदम उठाना चाहिए। जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने के बाद ये कितने टाइम तक लास्ट करती है और उसको अच्छे से जो है लॉन्ग टर्म रखने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? जनरली वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज का जॉइंट रजिस्ट्री के हिसाब से ये लगभग अगर आज 100 लोगों को ऑपरेशन किया, शायद हो सकता 100 में से 1% को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उनको भी ठीक कर सकते, बट 20 साल के बाद इन 100 में से 90 लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। शायद 10% लोगों को दोबारा करना जरूरत पड़ सकता है। अगर करने का ज़रूरत है, दोबारा रिविजन सर्जरी कर सकते हैं। प्रिकॉशंस यही है कि नी रिप्लेसमेंट हमारा भगवान दिया हुआ जॉइंट जैसा कभी नहीं हो सकता है, उसका शायद 90% हो सकता है। तो नॉर्मल चलना फिरना उठना बैठना में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दिन में 4 किलोमीटर चलिए, 5 किलोमीटर वॉक करें, कोई प्रॉब्लम है। जब तक आपका एक्सरसाइज नॉन इम्पैक्ट है, मतलब चलना या साइकिलिंग या स्विमिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इम्पैक्ट एक्सरसाइज या रनिंग या कोई स्पोर्ट्स नहीं करना है और ज़्यादा ट्विस्टिंग मूवमेंट्स वगैरह नहीं होना है, मतलब नीचे बहुत ज़्यादा बैठना, बहुत ज़्यादा स्क्वाटिंग टाइप, टॉयलेट भी हम बोलते हैं कमोड वाला, मतलब वेस्टर्न टाइप का वालों को इस्तेमाल करिए, उसके ऊपर कम प्रेशर पड़ता है। व्हाट हैपेंस अगर ये कभी फेल हो जाती है तो फिर क्या होता है? हाँ, रिवीजन सर्जरी अगर फेल हुआ उसको रिवाइज कर सकते। दोबारा सर्जरी पहले सर्जरी से थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा मुश्किल होता है,
थोड़ा बड़ा वाले इम्प्लांट्स और थोड़ा महंगा वाले इम्प्लांट्स अंदर वाला डालना पड़ता है। बट रिविजन सर्जरी भी आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी कॉमन हो गया है, क्योंकि लोग वहाँ पे 100 साल जी रहे हैं, कई लोग 20 साल के बाद फिर दोबारा आ रहे हैं। तो रिविजन सर्जरी भी काफ़ी सक्सेसफुल है। कई लोगों को 4-5 रिविजन करवाने वाला भी है ज़रूरत के हिसाब से। ये जो टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट में लेटेस्ट एडवांसमेंट्स, जो नई टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ें आ रही हैं? आजकल टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट्स में काफ़ी एडवांसेस हो गया है। एक तरफ मटेरियल्स के तरफ एडवांसेस, जो मटेरियल्स यूज़ करते थे वो मेटल पहले कोबाल्ट क्रोम यूज़ करते थे, आजकल सेरेमिक कोटेड ऑक्सीनियम मेटल आता है। पॉलीथीन की जगह हाईली कंप्रेस्ड हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन आता है। सेरेमिक इम्प्लांट्स यूज़ कर रहा है, जिनकी वजह से वेयर वो घिसना काफ़ी कम हो गया आर्टिफिशियल जॉइंट। प्लस फिक्सेशन मेथड्स में काफ़ी एडवांसमेंट हो गया, प्लस सर्जिकल मेथड्स में मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल मेथड, कंप्यूटर यूज़ करना फिक्सेशन के लिए, ये सब काफ़ी एडवांस हो गए, रिजल्ट्स को काफ़ी बेहतर कर दिया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, मेरा नाम सुल्ताना। जी सुल्ताना बहन, आप सवाल कीजिए। हाँ जी, हर अम्मी को घुटनों के दर्द हो रहा है, 15 साल से ही पड़ते हैं हर अम्मी वो दर्द। 15 साल से? ओके, 15 साल से। उसका इलाज कोई है तो बता सकते हैं? उनका उम्र कितना है जी? उनका उम्र है 45। अच्छा, जैसा मैंने पहले बताया, कई तरफ का इलाज है, दवाइयों का इलाज है, एक्सरसाइज का इलाज है, इंजेक्शन का इलाज है, कुछ जगह में की होल सर्जरी का इलाज है, या सब फेल होगा तो जॉइंट रिप्लेसमेंट्स का भी इलाज है। उनका कितना घिसा उसके ऊपर आधार पड़ता है, और क्या क्या ट्रीटमेंट्स ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। पेशेंट को देखने के बावजूद ही डॉक्टर डिसाइड कर सकता है इनके लिए कौन सी सबसे बेहतर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है। तो वो चेकअप कराएं, चेकअप कराना पड़ेगा उनको। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जब ये घिसने की जो बात हो रही है, कार्टिलेज एंड आर्थराइटिस की जो बात हो रही है, तो वो क्या टेस्ट्स होते हैं जिससे आप लोग का पता चलता है कि जो है कितना क्या परफॉर्मेंस लेवल क्या है? सबसे इन जनरल सबसे ज़्यादा एक ही टेस्ट होता है, एक्सरे ही होता है। एक्सरे में जो दोनों बोन्स के बीच में जो गैप होता है, वो गैप में वो एक्चुअली गैप नहीं होता है, उसमें कार्टिलेज भरा होता है। क्योंकि कार्टिलेज बोन नहीं है, एक्सरे में नहीं दिखता, मांस जैसा होता है, गैप जैसा दिखता है। जब वो गैप कम होता जा रहा है, इसका मतलब कार्टिलेज घिस रहा है। अगर गैप पूरा घिस के बोन लग रहा है, इसका मतलब कार्टिलेज पूरा घिस गया, सीवियर आर्थराइटिस और बोन रब हो रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं अमजद बात कर रहा हूँ। जी अमजद साहब, सवाल कीजिए, क्या सवाल है आपका? मेरे पेट में तकलीफ हो रही है बहुत, रिसेंटली कुछ खाए तो डकार वगैरह भी नहीं आ रहे, डाइट से। पेट में तकलीफ है आपके? थोड़ा सा जोर से बोलिए भाई। खाना वगैरह खाए तो डकार भी है, एकदम पेट टाइट सा रह रहा, टाइट पेट, डाइजेशन। हाँ, अच्छा, वो ये हम आज आर्थराइटिस का बात कर रहा है, मतलब जोड़ों का प्रॉब्लम का बारे में। जी जी अमजद साहब, मैं समझता हूँ कि अगर कोई आप फिजिशियन को बताएं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं घुटनों के दर्द की, या फिर जो है ना जॉइंट्स के इश्यूज पे बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो जॉइंट्स है, जो मेन इंपॉर्टेंट जो बॉडी के जॉइंट्स हैं, जैसा नी एंड एल्बो जॉइंट एंड जो है स्पाइन हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ों को बेहतर शेप में रखने और जो गैप रिक्वायर्ड है वो मूवमेंट के लिए, उनको रखने के लिए जो है नाजरीन, जो लोगों को क्या करना चाहिए और कैसे बेहतर रह सकते हैं वो लोग? हाँ, सबसे पहले ये है वेट, लोगों का वेट ऑप्टिमम वेट रखना चाहिए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कोई भी पार्ट में जितना वेट के लिए वो बना चुका है, उससे जो बहुत ज़्यादा वेट लग रहा है या बहुत ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, वो घिसने का जल्दी होता है, वो डैमेज होता है। एक बार डैमेज होने के बाद घिसना बहुत आसान से होता है। दूसरा, हर जोड़ बना मूवमेंट के लिए। जोड़ में कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, लेकिन कार्टिलेज जीने के लिए उसको कैलोरीज चाहिए। कैलोरीज कहाँ से होता है? जोड़ में साइनोवियल फ्लूइड जैसा बनता है,
वो बने वाला फ्लूइड हम छलने से कार्टिलेज के अंदर जाता है, बाहर आता है, उसी से आता है। तो इसीलिए आप नोटिस करेंगे जो रात भर सो के सुबह उठेंगे आपको जोड़ दर्द होगा, थोड़ी दूर चलने पे नॉर्मल होगा। कई दिन प्लास्टर लगा के देखेंगे, प्लास्टर खोलेंगे तो बहुत पेन होता है, कुछ हफ्ते लगते हैं। तो मूवमेंट ही जॉइंट के लिए एक उसको मेंटेन कर सकता है। तो हर जॉइंट आप रोज अच्छी तरह स्ट्रेचिंग करें और कुछ उसको नॉन इम्पैक्ट एक्सरसाइज, ताकि फ्लूइड अंदर जाए बाहर आए। ऐसा कई बार नॉन इम्पैक्ट, जैसा रेगुलर वॉकिंग जनरली हम सजेस्ट करते कम से कम हफ्ते में 3 बार लगभग 30 मिनट्स आप अच्छी तरह ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, आपका मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स को अच्छा तंदुरुस्त बनता है और कार्टिलेज बड़ी हेल्थी रहता है। उसके साथ साथ आप मूवमेंट मेंटेन करने के लिए हर जॉइंट को जो अपना जितना मूवमेंट होता है वो रेंज ऑफ मूवमेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो वेट अच्छा मेंटेन करना, रोज अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज और जोड़ों को चोट नहीं लगने देना, और कुछ पोजीशंस लाइक स्क्वाटिंग, नीचे क्रॉस लेग वगैरह बैठना, बहुत ज़्यादा नहीं बैठना। ऐसा नहीं है बैठ नहीं सकता, बैठ सकते, बट बहुत ही ज़्यादा आदत जैसा हर रोज़ नहीं बैठना। ये प्रिकॉशन लेंगे तो आपका जॉइंट सबसे लंबा रह सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए आज हमारे साथ, हमारे नाजरीन के साथ जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम हमारे नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आगे भी हम आपके साथ लाइव प्रोग्राम्स में डिफरेंट इश्यूज़ पे जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, एक्सपर्ट्स एडवाइस भी देंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम आपके साथ लाइव पसंद आया होगा। अब दीजिए अतहर खान को पूरी टीम के साथ इजाज़त और देखते रहिए मुनसिफ टीवी।